हेलो गाइस, एक बार फिर आपका कमल सर आपके सामने। गाइस, अब की बार आपके लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज लेके आया हूं, जिसमें आपको हर चीज जीरो से बताऊंगा मैं। जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती उनको सिखाऊंगा इंग्लिश। और एक बात, जो स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं उनको भी ये फायदा करेगी, जो कोर्स की किताबें पढ़ रहे हैं उनको भी फायदा होगा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा होगा। इसलिए आप इसको वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और शेयर जरूर करिए ताकि सबको पता लग जाए, पूरे इंडिया में नहीं वर्ल्ड में हाहाकार मच जाना चाहिए। और आपको यह पता लगेगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे कि इसमें कितनी नई नई चीजें हम आपको देंगे, सब कुछ रिवील करेंगे, खोल के रख देंगे इंग्लिश ग्रामर्स के वो रूल्स जो आपको बताए नहीं गए हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट आता है इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या, किसी भी लैंग्वेज में हम लोग सबसे पहले अल्फाबेट सीखते हैं। व्हाट इज अल्फाबेट एंड व्हाट इज लेटर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर, दैट आई विल टेल यू टुडे। अल्फाबेट ए टू जेड, जब हम लेटर्स को वेल अरेंज्ड वे में लगाते हैं, सीक्वेंस में लगाते हैं ए टू जेड, तो हम उसको अल्फाबेट बोलते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये अल्फाबेट है। और अगर इन्हीं को हम रेंडमली यूज कर लें तो वही लेटर्स बन जाते हैं, जैसे पी एम सी क्यू जेड एटसेट्रा। ये लेटर्स है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये सीक्वेंस में रहता है, ये बिना सीक्वेंस में रहता है। अब इसके बाद आता है वर्ड। वर्ड लेटर्स से बनता है, लेकिन ऐसे कोई भी वर्ड नहीं बन सकता, कोई भी लेटर मिला देने से वर्ड्स नहीं बनता। कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स वेल अरेंज्ड एंड मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मींस जो लेटर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज करके जब हम कोई सेंस क्रिएट करते हैं तो उसको हम वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, टेबल, चेयर, बुक, गर्ल, बॉय एक्सेट्रा, ये है वर्ड्स। अब आते हैं गाइस क्लॉज। क्लॉज तो आपने बहुत सुना है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, वो तो डाउट पहले से है, लेकिन क्लॉज क्या होता है वो भी क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ऐसे वर्ड्स का समूह जो कि किसी सेंटेंस का पार्ट होता है, और उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे। एग्जाम्पल देखिए, वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग। दिस इज कंप्लीट सेंटेंस। वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग, हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि बरसात हो रही है। अब इसी सेंटेंस का ये पार्ट है जिसको रेड से हमने बॉक्स में डाला हुआ है, व्हाइल इट इज रेनिंग, ये क्लॉज है। ये क्या है? क्लॉज है। ये क्लॉज क्यों कहलाता है ये भी बताता हूं मैं आपको, क्योंकि ये इस सेंटेंस के साथ ही इसकी वैल्यू है, इसकी मीनिंग है। अगर इसको अलग से लिख दिया जाए इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। While it is raining, nobody will understand. What does it mean? While it is raining का क्या मतलब है? नहीं। लेकिन अगर ये सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे, we cannot start, हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि बरसात हो रही है। क्लियर हुआ? तो इसको क्लॉज बोलते हैं। अब आइए आपको आगे बहुत डिटेल में बताएंगे, अभी आपको हम बेसिक बता रहे हैं। जिनको कुछ नहीं पता इंग्लिश में उनको कैसे बढ़ाया जाए वो सिखा रहे हैं। देखिए, सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अभी यहां पे तो ये डिपेंडेंट था इसके ऊपर, लेकिन अब ये सेंटेंस क्या होता है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, इसका फुल मीनिंग होता है और इसका अपना सेंस निकलता है, उनको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एग्जांपल देखिए, हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकलता है, हमटी डम्टी दीवार पे बैठे थे। तो गाइस आपको देखा आपने, कितना बेसिक से आपको बता रहा हूं, और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा और सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आगे चलते हैं। तो गाइस अब आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताते हैं। किसी भी सेंटेंस में तो उसके मेन पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। क्या होता है सब्जेक्ट? आइए बताते हैं। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। पार्ट, ऐसा पार्ट जो किसी पर्सन या व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में बताता है, जिसके बारे में बात होती है,
किसी भी वस्तु या पर्सन के बारे में जो बात होती है, जिसके बारे में बात होती है, राम श्याम मीरा नीता, कोई भी, वो जितने भी पर्सन और थिंग होते हैं, टेबल चेयर, सिटी दिल्ली एटसेट्रा, उनके बारे में, जिनके बारे में हम बात करते हैं, मतलब जो डूअर होता है सेंटेंस में, जो सब कुछ करता है, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वही सब्जेक्ट होता है जो किसी भी सेंटेंस में कुछ करता है, डूअर होता है। नाउन या प्रोनाउन ज्यादातर सब्जेक्ट बनते हैं। तो सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस का मेन पार्ट होता है, मेन मतलब बॉस होता है, बॉस। तो आप कह सकते हैं, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो बताया हुआ है, पहले दिया हुआ है। अगर कोई डाउट हो पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो मेरा वीडियो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, उसमें पूरे नाउन प्रोनाउन सारे 8 बताए हुए हमने और बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कभी डाउट हो नाउन प्रोनाउन के बारे में, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। तो ये आप देखिए सेंटेंस, संजय इज बीटिंग द बॉय। यहां पे कौन सा डूअर है आपको क्लियर दिख रहा है, संजय काम करने वाला है। संजय किस पे काम कर रहा है, बॉय पे। क्या कर रहा है, बीटिंग कर रहा है, पीट रहा है। संजय बॉय को, लड़के को पीट रहा है। तो कौन पीट रहा है, जब भी कभी कौन लगाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट आ जाता है। तो सब्जेक्ट है संजय। तो ये इस तरीके से सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। इसको हमने रेड से मार्क किया हुआ है। अब आते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी ये पार्ट जो इसका सब्जेक्ट के अलावा है, वो इस सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है। पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो बचा हुआ पार्ट है सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है, उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, संजय इज बीटिंग द बॉय। यहां पे संजय को हमने बाहर रखा है, इज बीटिंग द बॉय, ये प्रेडिकेट है। ये क्या है, प्रेडिकेट है। क्योंकि प्रेडिकेट में वर्ब भी आता है और अदर वर्ड्स भी आते हैं, मेन वर्ब भी आता है, या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये अदर वर्ड्स हैं। तो कुल मिला के जैसे आपने स्ट्रक्चर सुना होगा सेंटेंस का, वो इससे बन जाता है। कैसे बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये हो गया, ये वर्ब हो गया, ये वर्ब है, और ये अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो ये अदर वर्ड्स जो है, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, आगे आपको सब बताएंगे। तो ये प्रेडिकेट समझ लीजिए कि सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटा दीजिए, बाकी जितना भी बचता है वो सब प्रेडिकेट होता है। आपको काइंड ऑफ सेंटेंसेस बताऊंगा, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो ये आपके सामने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव या इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये 6 तरह के सेंटेंस होते हैं। और इनको हम डिटेल में आगे बताएंगे, अभी आपको हम ब्रीफ में बता रहे हैं, क्योंकि ताकि हम टेंस बताएंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको ये ब्रीफ में हम बता रहे हैं। अफर्मेटिव में पॉजिटिव स्टेटमेंट, कोई भी सिंपल स्टेटमेंट, जैसे राम गोस, राम जाता है। निगेटिव में निगेटिव, इसमें नॉट लग जाता है, राम डजंट गो, राम नहीं जाता है। इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन, डज राम गो, क्या राम जाता है। इंपरेटिव में हम लोग रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस देते हैं, जैसे सिट डाउन, गेट अप, गेट आउट, ये सब इंपरेटिव, प्लीज कम इन, रिक्वेस्ट। एक्सक्लेमेटरी में सडन फीलिंग, खुशी, गम, सरप्राइज, ये सब आता है, पेन, प्लेजर, लाइक ouch, I'm hurt, wow, you look great, alas, he is no more। कोई डेथ हो जाती है तो उसको सारो का भी इसमें फीलिंग आता है। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, ये भी आता है, प्लेजर। तो इस तरीके से आपको पता लग गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या क्या आता है। अब आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं लंबी आयु के लिए या उसकी खुशहाली के लिए। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको आशीर्वाद दे, खुश रखे। मे यू लिव लॉन्ग, बहुत दिन तक जियो। तो गाइज अब आपको टेंस के बारे में बताते हैं। अभी हम आपको सारी चीजें ब्रीफ में बता रहे हैं, हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे सेपरेट वीडियोस में। हर वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जाता रहे, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा ताकि सबको पता लग जाए। ये
जितनी भी ग्रामर है सिंपलेस्ट तरीके से कैसे सीखी जाती है वो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। अभी आपको हमने सेंटेंसेस के बारे में बताया था, अब आपको हम टेंस के बारे में बता रहे हैं। टेंस क्या होता है? टेंस माने होता क्या है? टेंस माने काल या समय। आपने सुना होगा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, हिंदी में वही है ये टेंस, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इसको लिखने का तरीका हमने जरा अलग तरीका बनाया है, सिंपल तरीका समझाने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दी है। उस लाइन के बीचों बीच हमने लिखा प्रेजेंट, यानी जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है, यानी वर्तमान काल है। जो भी कर रहे हैं ये वर्तमान काल में कर रहे हैं। जो बीत चुका है पहले वो भूतकाल था, यानी पास्ट टेंस था, और जो आने वाला है वो फ्यूचर होगा, फ्यूचर टेंस। तो ये समझाने के लिए आपको लाइन ड्रॉ की है कि आज यहां पे हम हैं, ये हमारा निकल चुका है और ये हमारा आने वाला है। तो तीन ही टेंस होते हैं दुनिया में, इसके बाद कोई चौथा टेंस नहीं है। मेन टेंस होते हैं तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इनके चार चार पार्ट भी होते हैं, क्योंकि उनको पार्ट बनाना जरूरी है, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा आपको। पार्ट नहीं होंगे तो आप सेंटेंस समझ नहीं पाएंगे, इसलिए चार पार्ट होते हैं। सबके तीन हो गए। कौन कौन से होते हैं? पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट के साथ भी लगते हैं, ये पास्ट के साथ भी लगते हैं और ये फ्यूचर के साथ भी लगते हैं। तो चार चार चार, टोटल टेंस कितने होते हैं? 12 होते हैं। टोटल टेंस 12 होते हैं। चिंता बिल्कुल मत करिए, डिटेल में बताऊंगा हर चीज। और जो समझ में नहीं आएगी, अब की बार पहली बार थंबनेल में मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा आपको, और जो भी डाउट हो उस मोबाइल नंबर पे बेहिचक व्हाट्सएप करिए, पूछिए मुझसे, और फिर भी क्लियर ना हो तो मुझे फोन करिए, मैं आपको क्लियर करूंगा हर चीज। अब पूरी तरह से आपको समझाया जाएगा इंग्लिश, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, बेहिचक पूछिए। इसलिए अब आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं आप, ताकि उससे आपको डाउट रह जाए तो क्लियर भी कर सकते हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, इंडेफिनिट किसे कहते हैं? आपने बहुत सुना होगा इंडेफिनिट, लेकिन इंडेफिनिट का मतलब क्या है? इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, और अनिश्चित से भी आपको क्लियर नहीं होगा। मैं आपको ऐसा समझाऊंगा, इंडेफिनिट का मतलब जो हमारे हैबिचुअल एक्शंस हैं, जो हम रोज करते हैं, वो हमारे इंडेफिनिट में आते हैं। जैसे वी गेट अप इन द मॉर्निंग, सभी लोग सो के सुबह उठते हैं, तो वी गेट अप इन द मॉर्निंग ये क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वी ब्रश द टीथ, वी ब्रश टीथ, तो टीथ ब्रश रोज करते हैं। वी गो टू स्कूल और वी गो टू वर्क प्लेस और वी गो टू कॉलेज, ये काम रोज करते हैं हम लोग। तो ये जो काम हम रोज करते हैं, जो हैबिचुअल एक्शंस हैं, वो सारे इंडेफिनिट में आते हैं, राइट? इसके बाद आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है? वो काम जो हमने शुरू तो पास्ट में किया लेकिन अभी भी चल रहा है। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं बहुत देर से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने पास्ट में काम शुरू कर दिया था और अभी भी चला रहा हूं। तो जो काम चल रहा है इस टाइम, राइट नाउ आप कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअस होता है, जो कि आपने शुरू पहले किया था लेकिन अभी तक कर रहे हैं। क्लियर? आगे आइए, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है जो काम शुरू तो पास्ट में किया था लेकिन हमने पूरा कर लिया। जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, हमको स्कूल में जो काम मिला वो पूरा कर लिया। आई हैव डन माई होमवर्क, स्टार्ट तो पास्ट में किया लेकिन अब पूरा कर चुका हूं। तो जब कोई काम पूरा कर चुके होंगे तो उसको हम लोग परफेक्ट टेंस बोलते हैं, राइट? अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। एकदम क्लियर कर दूंगा, क्रिस्टल क्लियर, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी डाउट रहे तो मोबाइल देंगे, नंबर देंगे, पूछिए, उसमें बेहिचक पूछिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? जो काम हम बहुत टाइम से कर रहे थे। जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, मैं पास्ट में काम शुरू किया था और अभी भी कर रहा हूं, कब तक करूंगा पता ही नहीं है, मतलब 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। तो ये जहां टाइम
भी आता है और काम पास्ट में शुरू हुआ होता है और अभी भी चल रहा होता है और आगे भी चलता रहेगा, उसका पता नहीं होता कब तक चलेगा, ये परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस का मेन आपको एक तरीका बता दे रहे हैं, इसमें टाइम आता है जरूर। मतलब मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, टाइम उसमें भी वो निश्चित टाइम अनिश्चित टाइम के लिए अलग अलग प्रीपोजिशंस आते हैं। आपको हम जब टेंस पूरा पढ़ाएंगे तो अलग से बताएंगे। एक और बात बताना जरूर चाहूंगा कि ये मैंने क्यों लिखा है पास्ट के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द बिगेस्ट डाउट एंड मेनी स्टूडेंट्स डोंट नो दिस। कि ये अक्सर बच्चे कहते हैं जो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट होता है उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि पास्ट परफेक्ट पास्ट के भी बाद होता है, यानी भूतकाल से भी पहले, यानी पास्ट से भी जो पहले हो चुका होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। कैसे? एग्जांपल, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। समझ में आया आपको? आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और द ट्रेन हैड लेफ्ट मतलब मैं जब पहुंचा उसके पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, यानी मैं तो पास्ट में पहुंचा ही लेकिन उससे भी पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, ये है पास्ट परफेक्ट। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टेंस है, इसीलिए मैंने इसको अलग से रखा हुआ है कि पास्ट से भी पहले एक टेंस आता है, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। और अब आपको अब हम ले चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की ओर। जैसा कि अभी आपको ब्रीफ में हमने टेंस बताए थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अब हम आपको सिंपल प्रेजेंट बताएंगे। और ये याद रखिएगा, हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को अलग अलग बताएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नॉर्मली लोग सिंपल प्रेजेंट में ही इंडेफिनिट यूज करते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको सिंपल प्रेजेंट अलग बताएंगे और इंडेफिनिट अलग बताएंगे आपको, ताकि क्लियर हो जाए दोनों के रूल्स अलग है। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि हम लोग ये यूज करेंगे दिस, दैट, दीज, दोस का। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग के पास वर्ब जो होते हैं सिंपल प्रेजेंट के, वो क्या होते हैं? वो होते हैं ये टू बी, टू डू, टू हैव। टू बी में क्या होता है? इज, आर, एम, वॉज, वर। इज, आर, एम प्रेजेंट में यूज होते हैं, इसको पास्ट भी कर देते हैं यार, क्योंकि पास्ट भी आ रहा है इसमें, और ये पास्ट में यूज होते हैं। वॉज, वर पास्ट में यूज होते हैं, ये प्रेजेंट में होते हैं। ठीक है, तो इज, आर, एम प्रेजेंट में आते हैं और वॉज, वर पास्ट में आते हैं। ये टू बी में आते हैं, टू बी में ये आते हैं 5। टू डू में क्या आते हैं? डू, डज, डिड। इसमें ये दोनों प्रेजेंट में आते हैं, ये पास्ट में आते हैं। इसके बाद टू हैव, टू हैव में हैव, हैज, ये प्रेजेंट में आते हैं और ये पास्ट में आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? आपको एक चीज बता दूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि ये जो फॉर्म्स हैं वर्ब के, ये बेसिक फॉर्म्स हैं, रूट वर्ब्स हैं। ये रूट वर्ब्स, रूट वर्ब्स मींस आपको याद रखना है कि जब भी कभी हैज, हैव में कंफ्यूजन होगा आपको, वहां पे ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट पर्सन, तीन फॉर्म होते हैं वर्ब के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये हैव जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। और ये हैव का यूज सिंपल प्रेजेंट में भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। वो आपको आगे पढ़ाएंगे जब टेंस पढ़ाएंगे। अभी आप सिंपल यूज समझिए कि कैसे इनका यूज करते हैं हम। जैसे हमने दिस के साथ यूज करना है तो हम बोलेंगे दिस इज मार्कर, दिस इज मार्कर। ये सिंगुलर है, सिंगुलर मींस एक वचन, जिसमें एक वस्तु के बारे में बात की जाती है, वहां हम लोग दिस का यूज करते हैं। और दिस, दैट, ये सब, दीज, दोस, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव कहलाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं? जो इशारा करते हैं किसी की तरफ, इंगित करते हैं, संकेत करते हैं। दिस इज पेन, दिस इज मार्कर, राइट? सो दिस हम लोग सिंगुलर के लिए लेते हैं, एक वचन के लिए, दिस इज मार्कर। आपको डिटेल में लिख के भी बताएंगे बाद में, अभी सिंपल समझ लीजिए, फिर हम यहां पे लिख भी देंगे, अगली आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन समझ लीजिए पहले।
तो ये जब पास में कोई चीज होती है उसको इशारा करते हैं तो हम लोग दिस यूज करते हैं, और प्रेजेंट क्योंकि प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है तो इज आएगा, तो दिस इज मार्कर। अब यही मार्कर अगर हमसे दूर चला जाए या हमको ये इशारा करना हो दूर के लिए तो यहां पे हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये भी सिंगुलर में यूज होता है दैट। और फार के लिए यूज होता है, देखिए लिखा हुआ है फार, फार माने दूर, और नियर के लिए दिस, ये लिखा हुआ है। तो दैट इज मार्कर, क्या बोलेंगे? दैट इज मार्कर, दैट इज मार्कर। ये दूरी के लिए है दैट, और इज प्रेजेंट के लिए है, तो दैट इज मार्कर, राइट। इसके बाद अगर हम लोग एक से ज्यादा पेन लगा दें तब क्या होगा? ये प्लूरल बन जाता है। प्लूरल मीन्स बहुवचन। एक से ज्यादा जब भी कुछ हो जाता है वस्तु तो वो बहुवचन बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। तो वहां पे हम लोग पास के लिए दीज यूज करेंगे और दूर के लिए दोज यूज करेंगे। तो जैसे पास के लिए बोलना है तो क्या कहेंगे? दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स। और यही जब दूर हो जाएंगे तो दोज आर मार्कर्स, दोज आर मार्कर्स, राइट। तो ये जो है आपको हमने दिस दैट और दीज दोस्त के बारे में बताया कि दूर के लिए दोस्त और पास के लिए दीज, और दिस, ये दिस जो है एक वचन के लिए सिंगुलर के लिए पास के लिए, और दैट जो है वो सिंगुलर के लिए दूर के लिए। और ये एक और बात बता दूं आपको, हेल्पिंग और मेन वर्ब्स हमने लिखा हुआ है, ये हेल्पिंग और मेन वर्ब्स ये क्यों लिखा है हमने? क्योंकि ये जो वर्ब्स हैं ये वर्ब्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से देखिए, अभी हम लोग जब यूज कर रहे हैं तो ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन यही वर्ब्स कभी हेल्पिंग वर्ब में भी काम करते हैं। आपको मालूम है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या फर्क है? बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं आपको। घर में एक मालिक होता है और एक नौकर होता है, तो नौकर को हेल्पर भी बोल सकते हैं ना। तो जब मालिक काम करता है तो नौकर उसके पीछे पीछे चलता है एज ए हेल्पर, और जब घर से मालिक चला जाता है तब नौकर दरवाजा लॉक करके आके बेड पे सोता है आराम से, पूरे घर का मालिक बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वही हेल्पर जो मालिक के पीछे पीछे चलता था, जब मालिक नहीं होगा तो वो मालिक बन जाएगा, मेन वर्ब बन जाएगा। यानी याद रखिएगा, जब किसी सेंटेंस में ये वर्ब्स अकेले होंगे तो है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वहां ये मेन वर्ब बन जाएंगे, और जब मेन वर्ब के साथ में ये रहेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, देखिए एम, आई एम टीचिंग। अब यहां पे एम जो है वो मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, टीच मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। मेन वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब। एक्शन मींस कुछ एक्शन होता है, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। एम यहां पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, टीच मेन वर्ब हो जाएगा। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, शी इज प्लेइंग, शी इज स्टडिंग, शी इज रीडिंग, वॉट एवर। ये सारे आपको आगे हम टेंस में बताएंगे, लेकिन अभी आपको मैं समझाना चाहता था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या फर्क होता है। जब मेन वर्ब के साथ यही वर्ब आएंगे तो ये हेल्पिंग हो जाएंगे, और जब ये अकेले रहेंगे तो ये मेन वर्ब रहेंगे। जैसे दिस इज मार्कर, दीज आर मार्कर्स, ये सब मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे दूसरा कोई वर्ब है ही नहीं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था, अब हम आपको उन्हीं हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब में यूज करके बताएंगे सेंटेंसेस के माध्यम से। देखिए, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। ये इज, आर, एम ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं, वॉज, वर पास्ट टेंस में आते हैं, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इज कहां यूज होता है। इज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है, यू को छोड़कर, यू के साथ इज नहीं यूज होता। एग्जाम्पल देखिए, शी इज हैप्पी, ही इज संजय, वो खुश है, वो संजय है। तो इज सिंगुलर के साथ यूज हुआ, ये सिंगुलर है, और ये वर्ब। आपको मालूम है स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है हर सेंटेंस का, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और अदर वर्ड हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। तो ये इस का यूज आपको बताया हमने अभी आपको, ठीक है। अब आर का यूज देखते हैं। आर जो है इसका माने होता है हैं, इसका माने था है, इसका माने हैं।
हैं का मतलब क्या हुआ, ये प्लूरल के साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ यूज होता है, और यू के साथ भी आर यूज होता है, यू के साथ भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, दे आर हंग्री, वे भूखे हैं आ गया ना, दे आर हंग्री, वे मतलब एक से ज्यादा लोग हैं तो प्लूरल हो गया। माई फ्रेंड्स आर देयर, मेरे दोस्त वहां हैं, फिर वहां पे हैं आ गया तो ये भी प्लूरल है माई फ्रेंड्स, इसलिए आर आ गया, राइट। अब आइए एम बताता हूं, एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आता है, एम जो है वो सिर्फ आई के साथ आता है, ये याद रखिएगा हमेशा। तो सिंगुलर के साथ, आई सिंगुलर होता है तो सिंगुलर से आता है। आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं। आई एम काइंड मैन, मैं एक दयालु आदमी हूं। आई एम काइंड मैन, मैं दयालु आदमी हूं। तो ये आपने देखा प्रेजेंट में इज और एम को कैसे यूज करते हैं, राइट। इनका अभी हम आपको हट जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट। वॉज माने था थी, वॉज पास्ट टेंस के लिए आता है और यहां सिंगुलर के साथ आता है, यू को छोड़कर, यू के साथ नहीं आता वॉज, ठीक है। तो आई वॉज विद राम, मैं राम के साथ था, मैं राम के साथ था, राइट। कभी भी आपको इंग्लिश से ट्रांसलेशन करना हो तो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको आज बता देता हूं कि वर्ब को अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, वर्ब को अंडरलाइन कर लीजिए और इसके बाद लेफ्ट राइट की नंबरिंग कर लीजिए, लेफ्ट में 1 और इधर से 2 3 और ये 4, सॉरी ये इसको कोई नंबर नहीं, वर्ब को कोई नंबर नहीं, ये ऐसे इधर। तो अभी जैसे इसकी हिंदी बतानी होगी तो कैसे बताएंगे, मैं एक नंबर आ गया, राम के साथ था। कभी भी आपको इंग्लिश में अगर इंग्लिश से हिंदी बनानी हो तो सिंपल मेथड आपको बता रहा हूं, को वर्ब को अंडरलाइन कर लीजिए और उसके इधर वाले को, लेफ्ट वाले को 1 नंबर दे दीजिए, उधर से 2 3 4, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप उसकी हिंदी बना सकते हैं। मैं राम के साथ था, देखिए वे भूखे थे, हैं, वे भूखे हैं। माई फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, आर ये है वर्ब, माई फ्रेंड्स 1 नंबर हो गया, मेरे दोस्त वहां हैं। कोई भी सेंटेंस देख लीजिए, दे वर सैड, वे दुखी हैं। तो इस तरीके से एकदम सिंपल तरीका है, अगर आपको कभी डाउट हो इंग्लिश से हिंदी बनाने में तो ये तरीका याद रामबाण की तरह काम करेगा, ओके। तो अभी आइए वॉज के बारे में बता रहे थे, आई वॉज विद राम, शीतल वॉज विद मी, शीतल मेरे साथ थी। तो शीतल वॉज विद मी, शीतल सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए मैंने आपको बताया सिंगुलर के साथ यूज होगा वॉज पास्ट टेंस में, मतलब वो पहले थी। अब आया वर्ब, वर्ब जो है इसका माने थे होता है, ये प्लूरल में यूज होता है, प्लूरल के साथ में और यू के साथ भी वर्ब यूज होता है। इसको वर नहीं बोलते, वर्ब बोलते हैं, वर्ब। कैसे बोलेंगे, दे वर सैड, दे वर सैड, यू वर लेट, यू वर लेट, वे दुखी थे, प्लूरल है ना, वे दुखी थे। तुम लेट थे, तुम देर से आए थे तो तुम लेट थे, राइट, यू वर लेट, ओके। इसके बाद हम लोग फ्यूचर पे आते हैं और ये जो गाइस आपको विल बी शैल भी बता रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पहले समझ लीजिए। या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ये कुछ नहीं है, ये मॉडल्स हैं और मॉडल्स हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि फ्यूचर दिखाना था तो फ्यूचर के लिए हमको 2 यूज करने पड़ेंगे, विल और शैल, नहीं तो आपको फ्यूचर टेंस समझा नहीं पाएंगे। तो मॉडल से बताएंगे तो उसमें कैन, कुड, मे, माइट सब बहुत सारे आएंगे, 13 मॉडल हैं, आपको सब बताएंगे। तो ये विल भी आपको यूज होगा, होगा, होगी, होंगे में, फ्यूचर टेंस के लिए। ही, शी, दे कुछ भी यूज कर सकते हैं और सबके साथ में वही आएगा, विल बी, सबके साथ आता है। विल बी लेट, ही विल बी लेट, शी विल बी लेट, दे विल बी लेट, वो लेट होगी, वह लेट होगी, होगा, वे लेट होंगे। दे विल बी हियर, वे यहां होंगे, वे यहां होंगे। इसके बाद शैल जो आता है गाइस, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, लोगों को, बच्चों को अक्सर डाउट रहता है कि शैल और विल में क्या अंतर है। विल जो है वो सबके साथ आता है और शैल सिर्फ आई और वी के साथ आता है, मीनिंग दोनों की एक ही होती है, होगा, होगी, होंगे। लेकिन विल जो है वो जब हम लिखते हैं ग्रामेटिकली, जब कोई ड्राफ्ट लिखते हैं या कुछ ग्रामर लिखते हैं, हम लोग को लिखने में ध्यान रखना है कि विल और शैल कैसे यूज होगा। लेकिन बोलने में गाइस अभी लेटेस्ट इंग्लिश में आपको विल अलाउड कर दिया है, तो विल बोल सकते हैं आप आई के साथ भी, वी के साथ भी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लिखेंगे जब तो याद रखेंगे कि आई और वी के साथ में हमेशा शैल लगता है, बाकी सबके साथ में विल लगता है। तो यहां पे आपको बोलना है आई शैल बी देयर, मैं वहां हूंगा, वी शैल बी देयर, हम वहां होंगे,
इस तरीके से ये फ्यूचर टेंस है। तो इसको आपको हमने आज जो प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर तीनों के बेसिक सेंटेंसेस बताए हैं इनका। गाइस, आपको जितना बेसिक ग्रामर का फर्स्ट लेसन था वो हमने आज पूरा कर दिया है। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है, और मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूंगा। और शेयर जरूर करिएगा ताकि सबको पता लग जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।